Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic, that is financial decisions. And one more thing I want to tell you, that this video is an extended part of my previous video, that is financial management. And if you have not seen that video, please watch that video. So now let's start with this topic. Okay. See, there are two things matter while we run a business. ऐसी दो चीज़ें होती हैं जो हमको कंसिड्रेशन में लेनी चाहिए जब हम बिजनेस रन करते हैं. फर्स्ट इज़ मनी एंड अनदर इज़ डिसीजंस. यस, यू हर्ड इट राइट. पहला है आपका पैसा और दूसरा है आपके डिसीजंस. सो बिकॉज विदाउट मनी अ कंपनी वोंट सर्वाइव एंड विदाउट डिसीजंस मनी कांट सर्वाइव. And in my previous video, we already concluded that success and failure of an organization totally depends upon the decisions of financial management. So, the manager has to take countless decisions in the lifetime of the business, but the most important decisions are related to money. So, the decisions which are related to money are called as financial decisions. So, आपके वो डिसीजंस जो मनी से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं. एंड दीज डिसीजंस रिफर्स टू द डिसीजंस कंसर्निंग द फाइनेंशियल मैटर ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. एक बिजनेस कंसर्न के जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, चाहे वो आपके एसेट एक्वायर्ड से रिलेटेड हों कि किस टाइप की एसेट आपको एक्वायर करनी है, आपका पैटर्न ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है. About this particular capitalization we will read in my next video, so please stay tuned. And what is the pattern of distribution of firm's income, आपकी फर्म की इनकम क्या है और उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेरियस पार्टीज़ में, और ऐसे ही सिमिलर मैटर्स जो हैं वो फाइनेंशियल डिसीजंस में आपके आते हैं. ओके, सो आई होप आपको क्लियर है कि फाइनेंशियल डिसीजंस आर द डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू मनी. ओके, now with this we have three types of decisions: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं. पहले है आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फाइनेंसिंग, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन. एंड अबाउट दीज थ्री डिसीजंस वी विल टॉक इन दिस टॉपिक slowly, and I will give you a complete or brief knowledge about this particular topic. Okay, let's start with our first decision, that is investment decision. Okay, so investment decision relates to the decision made by the investor or the top level management with respect to the amount of funds to be deployed in the investment opportunities. So आपके investment decisions जो हैं, आपके डिसीजंस जो भी इन्वेस्टर लेता है या टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है इस रिस्पेक्ट में कि उसके जो भी फंड्स है, फाइनेंस है, वो किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में डिप्लॉय किए जाए, इन्वेस्ट किए जाए. तो अगर आपके डिसीजंस इस चीज़ से रिलेटेड हैं तो उसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहते हैं. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से डैट दिस डिसीजन रिलेट टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म. ओके, and a firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm, and deciding and selecting the most appropriate proposal is investment decision. So as I already told you that the firm can invest its fund in acquiring fixed assets and as well as current asset. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है फर्म लेता है, या तो वो अपने फंड्स जो हैं वो फिक्स्ड एसेट में लगा सकता है या आपके करंट एसेट में लगाता है. सो व्हेन डिसीजंस रिगार्डिंग फिक्स एसेट इज टेकन देन इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल बजटिंग, एंड व्हेन द डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग फंड्स इन द करंट एसेट इट विल बी टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है. इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द डिसीजंस वेयर अ फर्म हैज़ टू इन्वेस्ट इट्स कैपिटल. ओके, दे हैव टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, means they have to acquire fixed asset, or they have to invest in short term, they have to acquire current assets. And the decisions which are related to long term assets are known as capital budgeting, and when the decisions are taken regarding the investment in short term assets then it will be termed as working capital management. Okay, so
With this, we have few factors which affect investment decisions. They are cash flow project, rate of return, investment criteria involved, etc. So our first factor which affect investment decision is cash flow of the project. Cash flow of the project मतलब है कि जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको कितना कैश फ्लो मिल रहा है, कितना आपको कैश फ्लो उससे प्रोवाइड हो रहा है. सो whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day to day requirements, and the amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal. Okay. Another factor which affect investment decision is rate of return. रेट ऑफ रिटर्न बताता है कि आपने जिस भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट किया है उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है. मीन्स द क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न. मीन्स इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम. कितना पैसा उसको इनकम के फॉर्म में उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से मिलेगा. See, for example, if project A is bringing 10% return and project B is bringing 15% return, then which project we are going to choose? Definitely we are going to choose project B because it is bringing more percent of return as compared to project A. Okay. Another factor which affect investment decision is risk involved. Risk involved मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में अपना पैसा डिप्लॉय किया है उससे आपको रिस्क कितना है. ओके. सो वेल एवरीवन नोज दैट एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देयर इज सम डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड द कंपनी मस्ट ट्राई टू कैलकुलेट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एवरी प्रपोजल एंड शुड प्रिफर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विद मॉडरेट डिग्री ऑफ रिस्क ओनली. तो जिस भी प्रोजेक्ट में आपका रिस्क जो है सबसे कम होता है उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को हमें लेना चाहिए. ओके. Another factor which affect investment decision is investment criterias involved. So there are many investment criteria. See, along with return, risk, cash flow, there are various other criterias which help in selecting an investment proposal, such as availability of labor, technologies, input, machinery, etc. So the finance manager must compare all the available alternatives very carefully and then only decide where to invest the most scarce resources of the firm, that is finance. Okay. So I hope आपको clear हो गया है completely what is investment decisions and what are the factors affect investment decision. Okay. With this we are going to learn about another category of financial decisions, that is फाइनेंशियल डिसीजंस. तो आपके जो भी फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं उसमें आपका सेकेंड कैटेगरी है फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस विच फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक इज डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस. सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स आपको पैसा किस सोर्स में लगाना है, कहाँ से आपको अपनी कैपिटल रेज करनी है. अ कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. They can be raised funds from company's own money, such as share capital, retained earning, etc. Or they can raise their capital from borrowing funds. Means they can borrow it from outside of the organization, means debenture, loan, bonds, etc. So this financing decision tells us how much to raise from which source. आपको कंपनी के लिए पैसा कहाँ से रेज करना है और कैसे रेज करना है. सो इट कम्प्लीटली टेल्स अस दैट द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच टू रेज फ्रॉम बोरोड फंड. कितना आपको ओनर फंड से लेना है, कितना बोरोड फंड से लेना है. And while taking this decision, the finance manager compares the advantages and disadvantages of different sources of finance, and the borrowed fund have to be paid back and involve some degree of risk, whereas in owner's fund there is no fixed commitment of repayment and there is no risk involved. And this you know very well because I think
आपने इसको क्लास 11th में पढ़ा है ऑलरेडी इन योर 7th चैप्टर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. And if still you have any query regarding this particular word owners fund and borrowed fund, please go to my channel, watch that video, so that you don't have any query regarding this owners fund and borrowed fund. Okay, so वेल फाइनेंशियल डिसीजंस में जब फाइनेंशियल मैनेजर ये देख लेता है कि उसको पैसा कहाँ से उठाना है, ओनर्स फंड से उठाना है, बोरोड फंड से उठाना है, तो वो एक डिसीजन लेता है जिसमें वो क्या करता है, वो प्रॉपर मिक्स करता है डेट और इक्विटी का. ओके, डेट और इक्विटी का प्रॉपर मिक्सर करता है. मतलब डेट मीन्स ही इज़ बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड एंड इक्विटी मीन्स ही इज़ यूजिंग ओनर्स फंड. ओके, so under this particular financing decision, finance manager fixes a ratio of owners fund and borrowed fund in the capital structure of the company. Okay, so I hope आपको clear है कि financial decisions होता क्या है. Basically in this a company make judicious decision regarding from where, when and how the fund shall be raised, whether they have to raise it from debt or whether they have to raise it from owner basis. Okay, so there are few factors which affect financial decisions also. First is cost. Cost मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर सोर्स को रेज करने में कितना पैसा लगा, कंपनी ने कितना पैसा लगाया उस पर्टिकुलर सोर्स को रेज करने के लिए. सी इफ दे आर रेजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, then they have to pay so much of cost regarding the prospects and regarding the other underwriters fees and all that. So हर एक सोर्स को रेज करने में कुछ ना कुछ पैसा लगता ही है. So the cost of raising finance from various sources is different and finance manager always prefer the source with minimum cost. So जो भी फंड्स हमको रेज करने में जिसमें भी मिनिमम कॉस्ट आएगी, चीपेस्ट सोर्स होगा, वही सिलेक्ट किया जाएगा. Another factor which affect financial decision is risk. As I already told you that different sources have different degree of risk also, such as borrowed funds have high degree of risk and owners fund have no risk involved. So finance manager must compare the risk with the cost involved and prefer securities with moderate risk factor. Okay, another factor affecting financial decision is flotation cost. Flotation cost मतलब होता है कि it refers to the cost involved in issue of securities. जब आप कोई securities issue करते हैं तो उसमें कितना cost involved होता है. Suppose there is broker's commission, underwriter's fees, expansion on prospectus. So these are some of the cost which occur when we issue a security. So firm prefer securities which involve least flotation cost. तो जिसमें भी flotation cost सबसे कम होता है, firm उसी को prefer करती है. Okay, another factor which affect financial decision is cash flow position of the business. See, cash flow position business की कैसी है वो भी help करता है कि हमें किस टाइप की securities prefer करनी है. See, with smooth and steady cash flow, companies can easily afford borrowed fund securities. But when companies have shortage of cash flow, then they must go for owners fund securities only. Okay. Another factor which affect financing decision are control consideration. See, control consideration का मतलब है आप जब सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं तो कितना कंट्रोल रहता है आपका मैनेजमेंट के ऊपर. इफ़ यू आर अ टॉप लेवल मैनेजमेंट और यू आर अ शेयर होल्डर, तो आपका कितना कंट्रोल रह जाता है मैनेजमेंट के ऊपर. सी, इफ़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वॉन्ट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, then they prefer borrowed fund securities to raise further funds. On the other hand, if they do not mind to lose the control, then they may go for owners fund securities. It is very clear for you. Okay. Another factor which affect financing decision is state of capital market. See, capital market is a topic of your next chapter, that is financial market. So about this I will teach you in my next video or
when I will upload that particular chapters video, I will tell you about this, so stay tuned to my channel. And state of capital is the condition which also helps in deciding the types of securities to be raised, as during boom period it is easy to sell equity shares as people are ready to take risk, whereas during depression period there is more demand for debt securities in the capital market. ओके, सो आपका बूम पीरियड होता है तो यहाँ पे लोग जो है रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर्स को सेल कर देते हैं, और डिप्रेशन पीरियड में वो डेट सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा वहाँ डिमांड होती है. ओके, अनदर फैक्टर विच अफेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन इज पीरियड ऑफ फाइनेंस. सी, आपको कितने टाइम के लिए फाइनेंस कंपनी में चाहिए है. इफ़ यू वांट अ परमानेंट कैपिटल देन इक्विटी शेयर्स आर द बेस्ट ऑप्शन, and if you want long or medium term requirement then preference shares and debentures can be issued. okay, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या हैं और व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन. विद दिस वी विल मूव ऑन टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं डिविडेंड क्या होता है. सी, डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स. सो डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जो कि ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सी, दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड्स. जो भी सरप्लस फंड्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, यहाँ पे हम वो डिसीजंस लेते हैं. सी, this you know very well that the profit of the firm is distributed among various parties such as creditors, employees, debenture holders, shareholders, etc. And you also know that the payment of interest to creditors, debenture holders, this all is a fixed liability of the company. ये सब fixed liability है. So what? So now company and finance manager has to decide is what to do with the residual or leftover profit of the company. आपने अपने सारे क्लेम्स को सेटल डाउन कर लिया है, उसके बाद जो आपके लेफ्ट ओवर प्रॉफिट है, जो रेसिडुअल प्रॉफिट है, उसका क्या करना है. सो द सरप्लस प्रॉफिट इज ईदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इट शुड बी केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. सो अंडर दिस पर्टिकुलर डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड how much to be distributed in the form of dividend and how much to be keep aside as retained earning. Okay, so to take this decision finance manager keeps in mind the growth plans and investment opportunities. See, if more investment opportunities are available and company has growth plans, then more is kept aside as retained earning and less is given to in the form of dividend. But if company wants to satisfy its shareholders and has less growth plans, then more is given in the form of dividend and less is kept aside as retained earning. And moreover, an interesting thing I want to tell you that this decision is also called as residual decision because it is concerned with distribution of residual or leftover income, leftover profit. Okay, and generally, well, new and upcoming companies keep aside more of retained earning and distribute less dividend, whereas established companies or you can say mature companies, they prefer to give more dividend and keep aside less profit. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है डिविडेंड डिसीजन क्या है. सो बेसिकली आपका डिविडेंड डिसीजन बताता है कि आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है. ओके, मीन्स you have to keep it in the form of retained earnings or you have to distribute it to the equity shareholders in the form of dividend, what you have to do. Okay, so this all decision is totally depend on this particular thing. Okay, well, it also have some factors which affect the decision. So our first factor which affect dividend decision is earnings. So आपकी कंपनी की अर्निंग कैसी है, बिकॉज यू नो डैट डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग्स. सो इफ देयर आर मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड एंड इफ देयर इज लो अर्निंग पीरियड द रेट ऑफ डिविडेंड इज लो. ओके, अगर आपकी कंपनी के पास अर्निंग जो है वो अच्छी है तो वो हाई डिविडेंड देंगे, अगर आपकी
कंपनी की अर्निंग लो है तो वो लो डिविडेंड देंगे. ओके. Another factor which affect dividend decision is stability of dividend. Stability of dividend की means है the companies basically follow stable dividend policy as it is a better impact on shareholder and it also improves the reputation of company in the share market. So the stable dividend policy satisfies the investor also. Even big companies and financial institutions prefer to invest in a company with regular and stable dividend policy. सो आपका डिविडेंड की अगर स्टेबिलिटी होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका डिविडेंड डिसीजन जो है वो इफेक्ट करता है. अगर कोई कंपनी है वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी चूज़ करती. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है कि रेगुलर रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते रहना. ओके. तो अगर कोई कंपनी ऐसी पॉलिसी चूज़ करती है तो वो पहले से ही जानती है कि उसको कितना पोर्शन अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है और कितना रिटेन अर्निंग के लिए रखना है. ओके. Another factor which affect dividend decision is growth prospect. See, growth prospect or growth opportunities, as I already told you that आपका डिविडेंड डिसीजन जो है वो कम्प्लीटली मैटर करता है आपके कंपनी के ग्रोथ प्लान्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर. सी इफ़ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान्स देन इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. एंड इफ़ दे हैव better investment and growth opportunities then they are going to, अगर उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ज़्यादा उनके पास ग्रोथ प्लान्स है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में अपने पास रखेंगे. एंड जनरली मैच्योर कंपनीज डिक्लेयर मोर डिविडेंड वेयर एज ग्रोइंग कंपनीज कीप असाइड मोर रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके. अनदर फैक्टर विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन इज कैश फ्लो पोजीशन. आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है ये भी डिपेंड करता है. सी पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कंपनीज डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश. आपको डिविडेंड देने के लिए आपके पास सरप्लस कैश होना चाहिए और जब आपके पास अच्छा कैश होगा आप तभी डिविडेंड दोगे. एंड इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनीज डिक्लेयर नो और वेरी लो डिविडेंड. ओके. देयर आर सम मोर फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजंस is preference of shareholders. Preference of shareholders means shareholders क्या चाहते हैं. See, if a company is having large number of retired and middle class shareholders then it will declare more dividend and keep aside less in the form of retained earning. Whereas if company is having large number of young and wealthy shareholders then it will prefer to keep aside more in the form of retained earnings and declare low rate of dividend. Okay. Another factor which affect dividend decision is taxation policy. Okay, taxation policy tells us the rate of dividend also completely depends upon the taxation policy of government. So under present taxation system dividend income is tax free income for shareholders. देखिए ये जान लीजिए अच्छे से कि इस समय का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें डिविडेंड इनकम जो है वो टैक्स फ्री होती है, पर किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए. वेयर एज कंपनी हैज़ टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर्स. सो इफ टैक्स रेट इज हायर देन कंपनी प्रिफर्स टू पे लेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. वेयर एज इफ टैक्स रेट इज लो देन कंपनी में डिक्लेयर हायर डिविडेंड. ओके. अनदर फैक्टर विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन इज लीगल कंस्ट्रेंट. लीगल कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लीगल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं. सो कंपनीज एक्ट हैज़ गिवन सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविजंस ऑफ द कंपनी दैट इज वेदर द कंपनी हैज़ इनफ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड. सो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द company. Moreover, when companies take long-term loan, then financiers may put some restrictions or constraints on distribution of dividend, and companies have to abide by these constraints. So these are some of the legal constraints of companies which a company has to follow while deciding whether they have to keep aside their surplus profit in the form of retained earning or whether they have to distribute it to the equity shareholders in the form of dividend. Well, there are many other factors which affect dividend decisions such as stock market reaction, access to capital market consideration, and stability of earnings, etc. Okay, so
आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एंड प्लीज़ go through your books, read it from there, and if you still have any query regarding this particular topic, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it to your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.